कैसे हैं बेटा आप सब। आशा ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा जैसा कि हमारा पाठ नेताजी का चश्मा पूरा हो चुका है, उस पाठ में हमने नेताजी के चश्मे की कहानी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। नेताजी के चश्मे में देशभक्ति की भावना और देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्र विकास के कार्य में अपनी भूमिका, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और इस पाठ में हमने हालदार साहब, पान वाला, चश्मे वाला कैप्टन और एक मूर्ति बनाने वाले मास्टर जी मोतीलाल जी के बारे में चर्चा की थी। ये कहानी आपने अपनी क्षितिज की किताब में भी पढ़ ली होगी और वीडियो भी सुन ली होगी। उसके बाद बेटा हम अब चलते हैं प्रश्न जो अभ्यास की तरफ, कि इस पाठ में क्या प्रश्न है और भाषा का अध्ययन भी है इसमें। तो सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो ज़्यादातर हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। बेटा इसका उत्तर मैं आपको समझा देती हूँ, आप समझिएगा, फिर अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। आप भी खुद सोच सकते हैं कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वे नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। नेताजी की चश्मे विहीन मूर्ति, चश्मे के बिना जो मूर्ति थी उसे आहत करती थी। वे अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा तो नहीं था, पर फिर भी उसके अंदर ये जो मैंने ऊपर गुण बताए कि सारे भरे हुए थे, तभी उसे लोग कैप्टन कहकर बुलाते थे। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। अब बेटा इसका उत्तर है कि हालदार साहब पहले ये सोचकर मायूस हो रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे वाली सुभाष की मूर्ति होगी। मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन तो मर चुका है, अब सुभाष की मूर्ति पर चश्मे लगाने वाला कोई ना होगा। अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा ना होगा, इसलिए शायद उन्होंने गाड़ी रोकने से मना कर दिया था। दूसरा प्रश्न है इसमें, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। इसका उत्तर, मूर्ति पर चश्मा है भले ही सरकंडे का है, इससे पता चलता है कि लोगों में देशभक्ति के, देश जो भक्त हैं उनके प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई है। हालदार की सोच में सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम है। ये उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी देशभक्ति की भावना विद्यमान है। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरा, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। हालदार साहब निराश थे कि सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में बदल गई होगी कि बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। पहले उन्होंने सोचा था कि शायद अब कैप्टन तो मर चुका है तो नेताजी के जो मूर्ति है उस पर तो चश्मा नहीं लगा होगा, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि चश्मा लगा हुआ है, चाहे वो सरकंडे का ही था, तो इसलिए उन्हें फिर ऐसा, उनकी जो निराशा थी वो आशा में बदल जाती है कि ये हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, शायद उन्हीं में से किसी के मन में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा है, इसीलिए उन्होंने ये चश्मा वहाँ पे लगा दिया है।
और दूसरा कारण ये भी था कि इतने महान देशभक्त की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लोगों की भावना का प्रतीक है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते हैं, इस भावना से वे भावुक हो उठे। अगला है हमारा आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपनी देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। होम देने वाले मतलब कुर्बान कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ज़्यादातर ये परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसका आप ध्यान से समझिएगा। हालदार साहब लोगों में देशभक्ति की घटती हुई भावना को देखकर बहुत ही चिंतित थे, आहत थे। सुभाष चंद्र की मूर्ति को चश्मे के बिना देखकर बूढ़ा कैप्टन जब मूर्ति पर चश्मा लगाता है तो उसका उपहास करते हैं। पानवाला हमने पाठ में पढ़ा ना, उसका मजाक उड़ाता है। ये देखकर हालदार साहब कहते हैं, जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया है, ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं। देशभक्ति की घटती हुई भावना निश्चित ही चिंतनीय विषय है, ये चिंता का विषय है। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार, रिश्तेदार, अपनी जवानी, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। और ऐसे लोगों, ऐसे देशभक्तों को स्वार्थी लोग इस समाज में भूल चुके हैं। यही इन पंक्तियों का आशय था। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। बेटा जो पान वाला था, जो कि कैप्टन के बारे में हालदार साहब को बताता है, उसका रेखा चित्र होता है कि शब्दों के द्वारा उसका व्यक्तित्व अपने सामने ला देना, ताकि उसकी पूरा जो व्यक्तित्व है हमें समझ आ सके, बाहरी उसका व्यक्तित्व। पान वाला जिसकी कि कस्बे के चौराहे पर ही दुकान थी, उस दुकान पे प्रायः हालदार साहब पान खाने आते थे। जब उस कस्बे से गुजरते, पान वाला स्वभाव से खुश मिजाज है, शारीरिक रूप से मोटा है, रंग से काला है, उसके मुंह में पान ठुसा ही रहता है, उसकी भारी भरकम तोंद है, जब हंसता है तो उसकी तोंद थिरकती है। पान ठुसे रहने से बत्तीसी लाल काली है और वह व्यंग्यात्मक भाषा ज़्यादा बोलता है। कैप्टन के बारे में पूछने पर उपहास करता हुआ ही नज़र आता है। कहता है कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है, पागल। वह सहृदय और भावुक भी है। कैप्टन की मौत हो जाने पर हालदार साहब द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला थोड़ा उदास हो जाता है और उसकी आंखें भी भर आती हैं। यहाँ उसकी कैप्टन के प्रति आत्मीयता फूट पड़ती है। चाहे वो शुरू में उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन जब उसके चले जाने के बाद उसके बारे में हालदार साहब पूछता है तो उसके अंदर की जो भावना है उसके लिए स्पष्ट दिखाई देती है। अगला प्रश्न है बेटा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल। ये पंक्तियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। वैसे तो ये प्रश्न आपको खुद ही प्रस्तुत करना चाहिए, खुद ही लिखना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पान वाले की संकीर्ण सोच को प्रकट करती है। कैप्टन जो सहानुभूति का पात्र था, उसी का इस तरह उपहास करना उचित नहीं था। वह सम्मान का पात्र था जो अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। कैप्टन प्रशंसनीय व्यक्ति था जो शारीरिक रूप से अपंग और मरियल होते हुए भी संघर्ष कर रहा था, मेहनत करता था और देशभक्ति की भावना भी रखता था। अतः पान वाले की
जो टिप्पणी है जो इसने की, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, निंदनीय है, उसको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। बेटा ये थे हमारे प्रश्न उत्तर जो हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं भाषा की बात की तरफ। भाषा की बात में जो भाषा का अध्ययन है, हमारा क्षितिज का 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। बेटा निपात जो कि लिंग वचन, ऐसे शब्द जो लिंग वचन के आधार से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वाक्य में वो वैसे ही प्रयोग होते हैं। जैसे कि हमारा ये है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी थी। अब इस पहले वाक्य में जो हमारे निपात हैं वो है तो और भी, ठीक है। तो ये निपात है, तो इन्हीं दो निपात को लेकर आपको एक नया वाक्य बनाना है। तो आप क्या बना सकते हैं, मंत्री महोदय तो आज भी आ रहे हैं, या महात्मा तो चले गए और मंत्री भी चले गए। ऐसे कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं अपने आप से। अब दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अब इसमें कौन सा है हमारा निपात, ही। तो इसके द्वारा भी आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण दे देती हूँ, उन्हें भी आज ही आना है, ही शब्द आ गया इसमें। फिर अगला हमारा तीसरा जो है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब इसमें हमारा निपात कौन सा होगा, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं। अब तो शब्द से एक वाक्य बना लो कोई भी। ये तो राम जैसा ही प्रतीत हो रहे हैं, कोई भी वाक्य बना लीजिए। ये तो मेरे भाई जैसा ही प्रतीत हो रहा है, कोई भी ऐसा आप एक वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है अगला हमारा वाक्य, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब इसमें कौन सा है निपात, बी, नहीं समझ पाए। तो इसका एक वाक्य उदाहरण मैं दे देती हूँ, मैं पहले भी दे चुकी हूँ बी के लिए। मुनि अभी भी नहीं समझ पाए। अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। 2 साल तक ये है निपात। और इसका एक वाक्य, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये था हमारा इसका वाक्य। अब बेटा दूसरा हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 13, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। ये है आपका, आपने वाच्य किया है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इसमें जो है हमारी भाषा के अध्ययन में कर्मवाच्य में हमें बदलना है। आपको पता ही है कर्म में, हमारे कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कि है पहला वाक्य, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेता की मूर्ति पर फिट कर देता है। अब यहाँ पे वह अपनी, यानी कि वह के अनुसार हमारी क्रिया आई है। ये है हमारा कर्ता और ये है हमारी फिट कर देता है, ये क्या है हमारी क्रिया। तो इन वाक्यों में हमारी जो क्रिया है
वो कर्ता के अनुसार आई है, वह के अनुसार और देता है। लेकिन जब हमारी क्रिया कर्म के अनुसार आती है तो हम वहाँ पे कर्म वाच्य कहते हैं उसे। तो इसका हम कैसे बनाएंगे? अब कर्म वाच्य में किसका प्रयोग होता है? द्वारा का, द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। और वह की जगह हमारा जो कर्ता है वो कैसे लिखा जाएगा? उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने। अब हम क्या लिखेंगे? वह की जगह उसके, वह की जगह हम लिखेंगे उसके द्वारा, उसके द्वारा उसके द्वारा उसके द्वारा द्वारा बेटा इसके लिखने का तरीका द के नीचे हलंत द्वारा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका हमारा है इसको लिखने का, ठीक है। तो यहाँ वह की जगह क्या आ जाएगा? उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता। अंत में क्या आएगा? कर दिया जाता, दिया जाता। अब क्रिया जो है वो किसके अनुसार आई? कर्म के अनुसार। छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से, फ्रेमों के अनुसार ही हमारी क्रिया आई। तो जहाँ पे कर्म के अनुसार क्रिया आ जाए वहाँ पे कर्म वाच्य। अगला है पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाला नया पान खा रहा था। अब भी पान वाला के अनुसार क्रिया आई है, खा रहा था। अब इसको हम बदलेंगे कर्म वाच्य में, तो क्या बनेगा? पान वाले द्वारा, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। पान के अनुसार क्रिया आई, खाया जा रहा था। पान वाले क्या लिखेंगे? पान वाले, कर्ता क्या हो जाएगा? पान वाले, और द्वारा आ जाएगा हमारा। उसके बाद अंत में आ जाएगा खाया जा रहा था। क्या आ जाएगा? खाया जा रहा था। आशा आपको समझ आ गया होगा। अगला है ड्राइवर, पान वाले द्वारा, पान वाले ने साफ बता दिया था। इसका क्या बन जाएगा? पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। अगला है ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। ये किसका बना कर्मवाच्य? ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। इसको जब हम बदलेंगे कर्मवाच्य में तो क्या आएगा? ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। अगला वाक्य नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। ये वाक्य कर्मवाच्य बन गया। और अंतिम वाक्य है इसका, हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। तो इसका उत्तर क्या आएगा? हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अब बेटा 14वां प्रश्न जो है वो भी हमारा वाच्य से ही संबंधित है, उसको भी कर लेते हैं। जैसे हम भाव के अनुसार इसमें क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे क्या है? माँ से बैठा नहीं
जैसे अब चलते हैं, हम कहते हैं तो हम क्या कहेंगे, अब चला जाए। तो पहला वाक्य है माँ बैठ नहीं सकती। माँ बैठ नहीं सकती का क्या बन जाएगा, माँ से, एक तो से का प्रयोग होता है इसमें ज़्यादातर, और बैठा नहीं जाता हमारी जो क्रिया है उसी के, इसमें ज़्यादातर नहीं शब्द का भी प्रयोग होता है। जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उसमें भी भाववाच्य में अधिकतर रहते हैं वो। अगला है मैं देख नहीं सकता, मुझसे देखा नहीं जाता। उसके बाद चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। अंतिम वाक्य माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता। बेटा ये आपको समझ आ गया होगा पूरा हमारा अभ्यास। नेताजी का चश्मा पाठ का अभ्यास है बेटा, जिसमें कि हमने पहले प्रश्न उत्तर किए, उसके बाद हमने भाषा का अध्ययन किया और शुरू में हमने इसके शब्दार्थ भी कर लिए हैं। इनसे संबंधित जो अतिरिक्त प्रश्न है बेटा वो हम बाद में चर्चा करेंगे। उसमें आप पहले इतना समझिए और अपनी कॉपियों पे भी नोट डाउन कीजिएगा। ओके बेटा, धन्यवाद।